नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक और दर्द भरी कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। जब बेटे ने माँ को अनपढ़ और गंवार कहकर अपमानित किया तो क्या हुआ? उससे रहा नहीं गया। आखिर वह कब तक उस बूढ़ी औरत की कराह को सुनता रहता। वह झुंझला पड़ा और अपनी सीट छोड़कर उस बूढ़ी औरत की ओर भागा। उसे यूं अपनी ओर आता देख न केवल वह औरत वरन सारा ऑफिस सकपका गया। उसने बड़े प्यार से उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ा और अपने केबिन में ले आया। उसने उसे कुर्सी पर बैठाया और घंटी बजाकर चपरासी को पानी लाने का आदेश दिया। बूढ़ी औरत अपने आप को संभालने का प्रयास अभी भी कर रही थी। उसने अपनी सांसों को औसत गति पर गतिशील हो जाने दिया। चपरासी द्वारा लाए पानी को उसने एक ही सांस में घटाघट पी लिया। अब वह शांत नजर आ रही थी। वह पूरे धैर्य के साथ उस औरत के हाव भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। हाँ बताइए, आपको क्या काम है? जी, मेरा बेटा कहीं नौकरी करता है। उसे मैंने बहुत दिनों से देखा नहीं है बाबूजी। मुझे अपने बेटे की बहुत याद आ रही है, उसने एक ही सांस में बोल दिया था। पर हम तुम्हारे बेटे को कैसे ढूंढ सकते हैं? आप पुलिस थाने जाओ। गई थी साहब, उन्होंने कहा कि आप उसका पता लगाकर बताएंगे, इस कारण मैं यहाँ आ गई। बाबूजी, तुम्हारा राम भला करेंगे, मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो। वह रोने लगी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस बूढ़ी औरत की इस समस्या का समाधान वह कैसे करे। वह अभी भी उस बूढ़ी औरत की ओर देखे जा रहा था। एकाएक उसे उस बूढ़ी औरत में अपने माँ की तस्वीर नजर आने लगी। माँ, वह भी तो अपनी माँ से नहीं मिला है बरसों से। उसे याद आया जब उसका सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया था, तब वह एक बार मिलने गया था माँ से। माँ, मैं सरकारी अफसर बन गया हूँ। माँ बेहद खुश हुई थी। उसने अपने अंक में भर लिया था। वे सारे गांव में बताती घूमी थी कि मेरा बेटा सरकारी अफसर बन गया है। वैसे तो वह ज़्यादा देर गांव में नहीं रुका था। जब वह गांव से चलने लगा था तो माँ ने पूछा था, बेटा मुझे लेने कब आएगा? हाँ, पर गांव छोड़ने के पहले गांव वालों की उधारी चुकानी पड़ेगी। तेरी पढ़ाई में बहुत खर्चा हो गया है, सब कुछ गिरवी रखा जा चुका है। सुनकर वह चुप ही रहा। आया और बगैर कुछ बोले वह लौट आया था। यह तो वह भी जानता था कि माँ ने पिताजी की मृत्यु के बाद कैसे उसे पढ़ाया। कस्बाई गांव था, इस कारण उसे गांव में मजदूरी मिल जाती थी। कभी खेतों पर तो कभी ईंट गारा ढोने का काम वह काम करती और मजदूरी मिलती, वह उसे भेज देती। बड़ी फीस के लिए उसने पहले तो अपने जेवर बेचे, कभी ज़मीन गिरवी रखी, फिर मकान भी गिरवी रख दिया। उसे बस एक ही उम्मीद थी कि उसका बेटा पढ़ रहा है, पढ़ेगा तो सरकारी अफसर बन जाएगा और फिर वह न केवल गिरवी सामान रखा वापस ले लेगी, बल्कि नया मकान बनाकर ठाठ से रहेगी। उम्मीदों की ज़मीन नहीं होती, उसके तो पर होते हैं। ये पर उम्मीदों को आसमान से ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाते हैं। उसकी माँ की उम्मीदों का शिखर भी बहुत ऊंचा हो चुका। वह मजदूरी करते हुए भविष्य के ताना बाना बुनती। वह भूखे पेट सोने के बावजूद आने वाले दिनों के सुखों के एहसास से रात काट लेती। वह जानती है कि उसके बेटे के सिवाय उसका कोई और है भी नहीं। उसने अपना पूरा जीवन बेटे की परवरिश में लगाया था। उसके पति की मौत तो बेटे की दूधमुही अवस्था में ही हो गई थी। भले परिवार की महिला थी, इस कारण उसने न तो मायके में और ना ही पति के रहने तक ससुराल में कभी घर से बाहर पांव तक नहीं रखा था। पति की मौत और दूध मुहे बच्चे की परवरिश की मजबूरी में उसने अपना पहला कदम बाहर रखा। किसी भले घर में घर की देखभाल करने से शुरू हुई मजदूरी की यात्रा ने उसे दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया। खेतों में काम करना उसे फिर भी उतना नहीं अखरा जितना उसे ईंट गारा ढोते हुए वेदना, शर्मिंदगी और मानसिक प्रताड़ना हुई। माँ की इन परिस्थितियों का ज्ञान उसे नहीं था, पर इतना अवश्य जानता था कि माँ ने उसके लिए बहुत कुछ किया है। दरअसल माँ ने कभी उसे गाँव आने ही नहीं दिया। वह जब भी गाँव आने की बात करता तो माँ मना कर देती। तू केवल पढ़ाई कर, गाँव तभी आना जब अफसर बन जाए। तेरी माँ ठीक है, कभी तकलीफ हुई तो बता दूंगी, तू आ जाना तभी, कहकर बात टाल देती। हालांकि उसका मन बहुत करता था कि वह माँ के पास जाए और देखे कि माँ कैसी है, पर माँ की मनाही और पढ़ाई की व्यस्तता के चलते वह गांव नहीं आ पाया था। माँ ने उसे कभी नहीं बताया कि वह उसकी फीस के पैसे का इंतजाम कैसे करती है। उसने यह भी कभी नहीं बताया कि 4-5 दिन भूखे रहने को वह दुर्गा माँ का उपवास कहकर दिन काट लेती है।
वह पढ़ता रहा बगैर किसी चिंता के। उसकी पढ़ाई और माँ के द्वारा जुटाई गई व्यवस्थाओं ने उसे आज डिप्टी कलेक्टर के पद तक पहुँचाया है। नौकरी करते हुए 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका था। उसने माँ को बताए बगैर शादी भी कर ली थी। कमिश्नर की बेटी थी और उसे उम्मीद थी कि उनकी बेटी के साथ शादी करने का लाभ उसे अवश्य मिलेगा। इस अवधि में वह अब नौकरी की व्यस्तता में माँ को और गांव की गलियों को भूल ही चुका था। उसने माँ को यह अवश्य बता दिया था कि वह फला जगह साहब हो गया है और जल्दी ही गांव आकर वह उससे मिलेगा। नई नौकरी, नया उत्साह। उसे ऑफिस में जी सर का संबोधन सुनना और सरकारी क्वार्टर में खानसामा द्वारा बनाया गया खाना भाने लगा था। वह पीली बत्ती और सरकारी गाड़ी में बेवजह घूमना पसंद करने लगा था। उसकी गाड़ी में उसकी सुरक्षा के लिए पीछे बैठे पुलिस जवान का सैल्यूट देखने में मज़ा आने लगा था। वह अपनी अफसरी को जीने लगा था, अपना विगत भूलता जा रहा था। विगत में उसकी माँ भी शामिल थी। माँ ने खबर भिजवाई थी कि उसकी तबीयत खराब है। इस खबर को सुनकर बहुत दिन बाद उसे माँ की याद आई थी। उसे इस बात की चिंता अवश्य हुई कि माँ बीमार है, पर इस बात की भी चिंता हुई कि यदि वह गांव गया और माँ ज़्यादा बीमार हुई तो उसे गांव वालों के दबाव में यहाँ लेकर आना पड़ेगा। वह माँ को अपने साथ नहीं रखना चाह रहा था। उसे लगता था कि माँ गांव की फूहड़ गंवार महिला ठहरी और वह सरकारी अफसर। उसे माँ के कारण समाज में नीचा ना देखना पड़े। उसे माँ को छोड़े वर्षों बीत गए थे। इतने ही दिनों में उसने माँ की सूरत तक नहीं देखी थी। वह अपनी कल्पना में माँ की जो तस्वीर बनाता उसमें वह अपने यहाँ काम करने वाली बाई की हम शक्ल ही नजर आती। इसी से वह भय खा रहा था। खबर मिलने के महीनों बाद तक उसने गांव की तरफ रुख नहीं किया था, पर जब माँ की दोबारा खबर आई तो उसे गांव जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पर गांव की ओर निकलने से पहले ही वह यह तय कर चुका था कि वह माँ को अपने साथ नहीं लाएगा। यदि ज़्यादा ही तबीयत खराब हुई तो किसी सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा देगा, भले ही उसे कुछ रुपए खर्च करने पड़े। गांव में प्रवेश करने से पहले उसे पूछना पड़ा था अपने घर के बारे में। गांव के लोगों ने ना तो उसे पहचाना था और ना ही सहयोग किया था। वह स्वयं ढूंढते ढूंढते एक झोपड़ी के सामने जैसे ही उसकी गाड़ी रुकी, मेरा बेटा, मेरा लाडला कहते हुए उसकी माँ ने दौड़कर उसे अपने बाहों में भर लिया था। एकाएक हुई इस हरकत से वह सकपका गया था। फिर पूरे बल के साथ उसने अपनी माँ को अपने से कोसों दूर कर दिया था। ये क्या हरकत है? उसकी माँ को उसके इस व्यवहार की कतई उम्मीद नहीं थी। उसे लगा कि उसने अपने बेटे के धोखे में किसी और को गले लगा लिया था। वह घबरा गई थी। आप, मुझे लगा मेरा बेटा आया है, मुझे माफ़ करना। वह हिचक हिचक कर बात को पूरा कर पाई थी। अपनी झेप को मिटाते हुए उसने कहा, मैं आपका ही बेटा हूँ, पर यह क्या हरकत हुई? उसे अफसरी की आदत पड़ चुकी थी। माँ सहम चुकी थी। उसे अपने बेटे के बड़े हो जाने का एहसास होने लगा था। माँ सदैव अपने बेटे को अबोध ही समझती हैं। उसकी गोदी में खेलने वाला उसका बच्चा कब बड़ा हो जाता है माँ कभी समझ ही नहीं पाती, या यूँ कहें कि माँ कभी अपने बच्चे को बड़ा हो गया है के भाव से समझने के भाव से समझना ही नहीं चाहती। उसकी माँ ने उसे अबोध बालक ही समझा तो उसे देखकर उसका ममत्व तो उमड़ पड़ा और उसने प्यासे चातक की भानंत अपने आगोश में भर लिया था। पर जैसे ही उसके बेटे ने उसे दुत्कारा वह सहम गई। उसे एहसास हो गया कि उसका बेटा तो कभी का गुम हो गया है। यह जो उसके सामने खड़ा है वह अंग्रेजी पढ़ा लिखा कोई सरकारी अफसर है। उसका ममत्व तो ठंडा पड़ चुका था। वह लंबे अरसे से अपने बेटे को देखने की लालसा सजोए थी। वह पिघलती नजर आने लगी थी, पर उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह चाह रही थी कि उसका बेटा उसी ललक के साथ माँ कहते हुए उसके गले से लग जाए। उसका सीना अपने बेटे को गले से लगाने के लिए लालायित था, पर उसका बेटा अफसरी ठाठ से खड़ा था। बेटा चल अंदर, चल कर बैठ। अंदर कहाँ बैठूंगा, मैं यहीं ठीक हूँ। इस औपचारिकता के बाद दोनों मौन हो गए। आपकी तबीयत कैसी है? अब ठीक है। जब तुम्हें खबर की थी उस समय ज़्यादा खराब थी। उसे लगा कि कहीं उसका बेटा बुरा न मान जाए कि उसने अपनी तबीयत खराब होने के बहाने से उसे यहाँ बुलाया था। कहो तो किसी अस्पताल में भर्ती करवा दूँ। अब इस उम्र में कहाँ अस्पताल जाऊँगी, हो सके तो अपने साथ अपने घर ही ले चलो, माँ ने सकपकाए हुए अंदाज में कहा। उसे माँ के प्रस्ताव की उम्मीद थी। उसकी तैयारी वह पहले से ही कर आया था। मैं अपने साथ कैसे ले जा सकता हूँ, उसने बगैर हिचकिचाहट के कह दिया। माँ को शायद उसके इस उत्तर की उम्मीद नहीं थी।
बेटा, तेरा इंतज़ार में ही इतने बरसों से यहाँ अकेली रह रही हूँ और मेरा है ही कौन। अब मुझसे काम भी नहीं ज़्यादा होता। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ रहूँगी तो कुछ दिन और जी लूँगी। नहीं माँ, मैं आपको नहीं ले जा सकता। दोनों मौन हो गए। कुछ देर की शांति के बाद वह बोला, अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। माँ मौन थी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। आंखें ज़रूर उबल जाना चाहती थी, वे उबली भी, पर तब जब उनका बेटा अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुका था। जाते समय उसने पलट कर देखने की कोशिश भी नहीं की थी। उसके ऑफिस में उसके सामने बैठी बूढ़ी औरत को देखकर आज वर्षों बाद फिर उसे अपने माँ की याद आई थी। गांव से लौटने के बाद से उसका अपनी माँ से संपर्क नहीं हुआ था और ना ही माँ ने कोई खबर भेजी थी। वह उस बूढ़ी औरत के चेहरे को पढ़ने का प्रयास कर रहा था जो अपने बेटे को ढूंढने के लिए बेताब थी। उस औरत की आंखों से बह रही अश्रुधारा उसके कलेजे पर चोट कर रही थी। हो सकता है उसकी माँ भी उसके बिना ऐसे ही बेचैनी महसूस कर रही हो। उस औरत ने साड़ी के फटे पल्लू से अपने आंसू पोंछे और गिलास में रखे पानी को एक ही घूंट में गले के नीचे उतार लिया। अब वह कुछ शांत सी नजर आ रही थी। बेटा, मेरे बेटे को ढूंढ दो, मेरा उसके सिवाय कोई नहीं है। इस उम्र में फिर मैं कहाँ ठोकरी खाती फिरूंगी। उसने घंटी बजाकर दरबान को बुलाया और उस बूढ़ी औरत को टीआई साहब के पास भिजवा दिया, इस हिदायत के साथ कि वो उसकी समस्या का हल कर उसे बताएंगे। उसका मन बेचैन हो रहा था। रह रह कर उसे अपनी माँ की आर्तनाद सुनाई पड़ रही थी, मुझे अपने साथ ले चलो। वह अपनी झूठी शान में उसे अपने साथ नहीं लाया था। माँ भी दुखी और निराश होकर ऐसे ही विलाप कर रही होगी। वह सोचता जा रहा था और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस बार उसकी गाड़ी ठीक माँ के घर के सामने ही रुकी। इस बार वह माँ कहता हुआ दौड़कर गाड़ी से उतरा। गाड़ी की आवाज़ सुनकर भी माँ झोपड़ी से बाहर नहीं आई थी। उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। वह सीधे झोपड़ी के अंदर चला गया। झोपड़ी के एक कोने में बिछी खाट पर उसकी माँ अचेत अवस्था में पड़ी थी। माँ माँ, उसने आवाज़ लगाई। माँ ने अपने बोझिल आँखों को हल्का सा खोला। उसने कुछ कहना चाहा पर कह नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने माँ को अपने आगोश में भर लिया था। माँ उसकी बाहों में झूल रही थी। वह आवाज़ लगा रहा था, माँ देखो माँ, मैं आ गया माँ। माँ सिर्फ रो रही थी। उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। उसने फिर पुकारा, माँ। माँ ने बह रहे आंसुओं के बीच से अपने पलकों को झपकाया। उसने रुमाल से माँ के आंसू पोंछे। माँ माँ, मैं आपको लेने आया हूँ माँ। आप चाहती थी ना मेरे साथ रहें। चलो हम दोनों माँ बेटे अब साथ रहेंगे माँ। माँ मौन थी। माँ का शरीर ढीला पड़ता जा रहा था। उसने माँ को और कसकर अपनी बाहों में ले लिया। उसके आंसू माँ के आंसुओं से होड़ लगाने लगे थे। माँ का शरीर चेतना शून्य हो गया था। वह निर्जीव की तरह उसकी बाहों में झूल रही थी। बहुत देर तक वह माँ को अपने सीने से चिपकाए रहा। माँ की आंखों से आंसू बहना बंद हो गए थे। उसने निर्जीव शरीर को खाट पर लिटा दिया था। वह माँ के निर्जीव चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन बहुत देर हो गई थी। आज माँ उसके कर्तव्य और उसके फर्ज से उसको मुक्त कर दुनिया को अलविदा कह गई थी। दोस्तों, एक माँ भले ही अपने अनपढ़ रहती है, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर अफसर ही बनाना चाहती है। भले ही बेटा पढ़ लिख कर कुछ बनने के बाद माँ को ना पहचाने या माँ को एक गंवार महिला कहकर अपमानित करे। कैसी ये विडम्बना है कि जो अनपढ़ माँ अनपढ़ होते हुए भी पढ़ाई की कीमत समझ जाती है, और बच्चे पढ़ लिख कर भी माँ बाप की कीमत नहीं समझ पाते हैं और उन्हें अनपढ़ गंवार समझ उनका त्याग कर देते हैं। अब उसका यही प्रायश्चित था कि वह जिंदगी भर अपने माँ के याद में पश्चाताप की अग्नि में जलता रहे। आपको यह कहानी कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।